Okay, students, assalamu alaikum. Class 7 Science, chapter number 10, Sound Waves. Class 7 Science, chapter number 10, Sound Waves. Class 7 Science, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कैडेट कॉलेज के किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्लास 7 का साइंस और क्लास 6 का साइंस आपको कंप्लीट आना चाहिए, तब आप साइंस का पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और पीएफ कॉलेज सरगोदा और लोटोपा के लिए स्पेशल बात तो ये है कि क्लास 6 और 7 के साइंस के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें और साथ में जो डोगर पब्लिशर्स का पीएफ गाइड मिलता है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी लाजमी करें। ठीक है। आप बेशक डोगर पब्लिशर्स के साइंस के एमसीक्यूज करें या आसान कैडेट गाइड का करें या किसी के भी करें जो 6 और 7 के लेवल के हो। ठीक है। तो उससे आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। और चैप्टर नंबर जो है ना वो 10 आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मजीद जो है ना मैं इस पर टाइम नहीं जाया करूंगा। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो जो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स की सबसे पहले एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम आए तो इसमें एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया है कि जब मैं चैप्टर खत्म करा दूं, चैप्टर पूरा पढ़ा लूं, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग खुद किया करें। मैं आप लोग को मेन लॉन्ग पढ़ा लेता हूँ तो उस लॉन्ग में जो है वो शॉर्ट का काफी हिस्सा कवर हो जाता है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो पहला सवाल हम जो करेंगे वो है कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Question number 5, what type of waves are sound waves and how do they transfer sound energy? तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। जब हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे तो फिर हम साउंड वेव्स को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स में हम ये पढ़ेंगे कि इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। ऑब्जेक्टिव में भी कई दफा आ चुका है कि साउंड वेव्स का नेचर कौन सा है, ट्रांसवर्स नेचर है या लॉन्गिट्यूडनल। तो हमारा आंसर होगा साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल नेचर। उसके बाद होगा डिस्क्राइब द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। लाउडनेस और पिच के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, स्पीड ऑफ साउंड। ये है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि हर एक्सरसाइज में आप लोग देखते हो कि लास्ट क्वेश्चन या लेबलिंग का होता है या इस तरह उन्होंने एक कंसेप्ट मैप दिया होता है जिसमें आप लोगों ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की जानिब। कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वेव्स है क्या चीज। तो पहले वेव्स की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। When we throw a stone in a pool of water, waves are produced in water. A wave is a disturbance. They transfer energy from one place to the other. Wave is a disturbance. Okay. They transfer energy from one place to another. आप किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हो और उस डिस्टर्बेंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी चली जाए, दैट इज कॉल्ड वेव। जिस तरह आप पानी के एक तालाब में छोटा सा पत्थर फेंक दें तो वो पत्थर जो है वो क्या हो जाता है, वो पत्थर उस जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और वो डिस्टर्बेंस जिस जगह आपने पत्थर फेंका हो उस जगह से वो डिस्टर्बेंस साइडों में चला जाता है। इसका मतलब है कि ये जो साइडों में जा रहा है ये कौन सी चीज है, इसका नाम है वेव। इसका नाम क्या है, वेव। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। आप तीनों मटेरियल में, तीनों मीडियम में आप वेव्स क्रिएट कर सकते हो। Many waves require some material to travel through. This material is called a medium. अच्छा, जरूरी नहीं है कि तमाम वेव्स। देखिए, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक होता है मैकेनिकल वेव्स जिसके लिए मीडियम चाहिए और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है। सो वेव्स which require a medium to travel from one place to another are called mechanical waves. ये बेसिस ज़हन में याद रख लेना।
and the waves which do not require any material medium to travel from one place to another are called electromagnetic waves। जैसे एक्स रेज वगैरह ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन खैर हमने ये पढ़ना है कि बहुत ज्यादा वेव्स है जिनको कोई मटेरियल चाहिए ताकि उसके ऊपर से वो ट्रेवल करे। दिस मटेरियल थिंग इज कॉल्ड अ मीडियम। गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑल एक्ट्स एज मीडियम। ये तमाम के तमाम तीनों चीजें मीडियम कहलाते हैं। व्हाट कॉजेज वेव्स? वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? होल्ड वन एंड ऑफ ए रोप एंड मूव इट अप एंड डाउन, यू विल प्रोड्यूस वेव्स इन इट। कोई भी रोप ले ले और उसका एक साइड पकड़ ले, ओके, होल्ड रखे, रोप का मतलब कोई तार ले ले, रस्सी ले ले और उसको अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करें तो आप देखेंगे कि उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे चलो दो बच्चे हैं और बीच में उसने एक रस्सी पकड़ ली और एक बच्चा वो रस्सी को बार बार जर्क दे रहा है, तो जब वो जर्क देता जाएगा तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगे। We see that vibrating movements of some substances can create waves। और हम ये अपने नॉर्मल लाइफ में हर जगह देख चुके हैं कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, उस चीज में वेव्स क्रिएट हो जाते हैं। A vibration is a repeated to and fro or up and down motion of some substance। चलो वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी आपको मिल गई। व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज ए रिपीटेड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन कौन सा है? जैसे आप झूले पे बैठे हैं, पार्क जाते हैं आप लोग, वहां झूला होता है, उस झूले पे आप बैठ जाते हैं तो जो आप आगे पीछे मूव करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। दैट टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। Now we will come to the topic transverse waves and longitudinal waves। There are two types of waves। waves के two types है। अच्छा, ये दोनों टाइप्स के लिए आपको मीडियम चाहिए क्योंकि ये दोनों टाइप्स मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स है, ठीक है। मतलब इन्होंने ना असल में मैट्रिक में आप लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मैकेनिकल के ही टाइप्स बताए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नहीं बताए। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिनके लिए मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर उस मैकेनिकल वेव्स के टू टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, a wave in which the particles of the medium move up and down perpendicularly to the direction of the wave is called a transverse wave। ये ट्रांसवर्स वेव की डिफिनेशन है, ठीक है, जो लाइन मैंने पढ़ाई है। अच्छा, अगर आप लोगों को पूरा पैराग्राफ याद हो या ना हो, डिफिनेशन तो आपने पूरा याद करना है क्योंकि डिफिनेशन में आप एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करेंगे अपने पेपर में। डिफिनेशन एग्जैक्ट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए बेटा, a wave in which the particles of the medium move up and down perpendicularly to the direction of a wave is called a transverse wave। एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, मतलब जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके मुकाबले में अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस रस्सी का डायरेक्शन देख लो, ये जो रस्सी है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये क्या है, स्ट्रेट रस्सी है, लेकिन जब आप उसको जर्क देते हैं तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देता है। इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा ना, क्योंकि जैसे कि नीचे रेड कलर की लाइन बनी है, ये लाइन स्ट्रेट है और ये अप डाउन को एक लाइन लगा देना, इस अप से मतलब क्रेस्ट वाले साइड से एक स्ट्रेट लाइन लगा दो इस रेड कलर की जानिब, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस 90 डिग्री को कहते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन आप लोग को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि जब कोई भी मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन शुरू करें, एक होते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक होते हैं अप एंड डाउन। अगर अप एंड डाउन हो तो ट्रांसवर्स वेव, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्टकट। अगर अप एंड डाउन मोशन हो तो ट्रांसवर्स वेव, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड हो मतलब आगे पीछे हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऊपर नीचे ट्रांसवर्स, आगे पीछे लॉन्गिट्यूडनल। सो मच सिंपल।
waves that are produced up and down in water are transverse waves. जो वाटर के अंदर अप एंड डाउन वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स है. Observe transverse waves produced by the up and down movement of a rope. एक रस्सी है, उसके ट्रांसवर्स वेव को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको एक हिस्सा ऊपर नजर आएगा, उसको क्रेस्ट कहते हैं, और एक हिस्सा उसका नीचे नजर आएगा, उसको ट्रॉफ कहते हैं. तो ये दो हिस्से तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में भी नजर आ जाएंगे. The part of the transverse wave where the particles of the medium are above the normal position is called crest. मतलब जब रस्सी मूवमेंट नहीं कर रही थी तो वो नॉर्मल पोजीशन में थी. जब आपने उसको मूवमेंट दे दी तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाले पोजीशन को क्रेस्ट कहते हैं. और जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे आएगी तो उस नीचे वाले पोजीशन को ट्रफ कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स. By moving the free end of the rope up and down, we can create transverse waves. Okay, so up and down movement of the wave is called transverse wave. The upper position is called crest and the lower position is called trough. Very very easy. Complete याद करना है, कोई चीज नहीं छोड़ना बीच में. उससे नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जैसे कि मैंने बता दिया बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे. A wave in which the particles of a medium move back and forth parallel to the direction of the wave is called longitudinal wave. इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होगी, जैसे साउंड वेव्स. अब मैं बोल रहा हूं ना, तो ये जो मेरी साउंड है ये एयर को कंप्रेस करते हुए आगे की तरफ जाती है, तो ये सीधा जा रही है ना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. क्योंकि इसमें ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम मतलब एयर को बार बार कंप्रेस करती है, एक जगह कंप्रेस करती है और दूसरी जगह छोड़ देती है, बैक एंड फोर्थ. ओके, फोर्थ में कंप्रेस करती है और बैक में फिर एयर को छोड़ देती है. अगर डायग्राम आ गए तो डायग्राम से भी समझा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन सिंपल है. A wave in which the particles of the medium move back and forth parallel to the direction of the wave is called longitudinal wave. एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करे और वेव के डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो. देखो ट्रांसवर्स में आपने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर हो. लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल का लफ्ज आ गया कि जो वेव की डायरेक्शन है उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसके साथ पैरेलल ही जाए. शुक्र है डायग्राम तो नीचे दिया हुआ है. टेक ए स्लिंकी स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर. Take a slinky spring as shown in the figure 10.4. If we pull and push one end of the slinky spring continuously, we can produce longitudinal waves. अब देख ले नीचे डायग्राम को पहले देखे. हाँ, ये आ गया ना भाई डायग्राम. ये अब एक स्प्रिंग ले लें, इसको जब आप क्लोज करेंगे ना तो जो जो जगह इसका क्लोज होगा उसको कंप्रेशन कहते हैं, और जो जो जगह एक दूसरे से दूर होगा उसको रियरफेक्शन कहते हैं. और ये ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा होगा, तो इस फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ओके, इसमें अप एंड डाउन मोशन नहीं होगा. अब आप लोगों में कंप्रेशन और रियरफेक्शन की डिफिनीशन भी पढ़ाने लगा हूं, ठीक है. The parts of the longitudinal wave where the particles of the medium are compressed together is called compression. लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जहां मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोज है, क्लोज जैसे अभी मैंने स्लिंकी स्प्रिंग में बता दिया, कंप्रेस्ड है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन. एंड द पार्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव where the particles of the medium are spread out are called rearfaction. और जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है, उनके दरमियान स्पेस है, स्पेस, ओके, खाली जगह ज्यादा है, उसको कहते हैं rearfaction. As the wave moves, compression and rearfactions are produced due to the back and forth motion of the particles of the medium. अब जब वेव मूव करेगा तो कंप्रेशन और रियरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे. साउंड फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एयर. आ गया ना ऑब्जेक्टिव. साउंड कौन सा नेचर रखता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है.
किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो एयर में लॉन्गिट्यूडनल नेचर रख के आगे की तरफ मूव करेगा। जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मेरी आवाज लॉन्गिट्यूडनल है, नहीं, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से जो आवाज निकल रही है, जैसे आप एक ड्रम ले लें, ड्रम्स की वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनली एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनली मूव करके आपके कान तक पहुंच जाता है। These waves reach our ear and affect the eardrum, और वही आवाज, वही साउंड हमारे कान तक पहुंच जाती है और हमारे कान को वाइब्रेट करती है, तो हमें वो आवाज सुनने को मिल जाती है। सो मच सिंपल। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, जहां तक लेंथ की बात है ना, तो मैं आप लोग को निशान लगा देता हूं कि आप लोगों ने याद कितना करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ये पूरा याद कर लो भाई। अगर पूरा याद करोगे और पेपर में आ गया तो आप कम से कम पूरा लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं बच्चे कि चलो हमें निशान लगा दो कि सर हमें याद कितना चाहिए, तो मैं आप लोग को निशान भी लगा लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां से शुरू करें। सबसे पहले अ वेव in which the particles of the medium move back and forth parallel to the direction of the wave is called longitudinal wave, ठीक है। और फिर ये तो पूरा लिखना है ना, टेक ए स्लिंकी स्प्रिंग, लेकिन ए शोन इन द फिगर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं होता। If we pull and push one end of the slinky spring continuously, we can produce longitudinal wave। तो ये आप लोग का हो जाएगा पैराग्राफ नंबर 1। उसके बाद आप ये दो डिफिनेशन लाजमी लिखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में। देखिए ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ की, और लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रियरफेक्शन की, ये डिफिनेशन आप लाजमी लिखें। द पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां से शुरू करें और इस रियरफेक्शन तक आप लिख लें, बस इतना फिर काफी होगा, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्लीट कर दिया। और आखिर में अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूं, तो आप ये वाले एग्जांपल दे दें कि साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एयर। तो ये मैंने आप लोग को निशान भी लगा दिया कि कितना याद करना है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। A sound wave traveling through air is an example of longitudinal wave। कोई भी साउंड वेव जो है ना वो एग्जांपल किसका है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। अच्छा, आप लोग पहले डायग्राम की तरफ देख ले। जैसे ये ड्रम है ना, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी साउंड एयर को कंप्रेस और रियरफेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है और आपके कान तक पहुंच रही है। होता क्या है कि ये वाइब्रेटिंग ड्रम जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड करीब वाले एयर को कंप्रेस कर लेता है। ओके, वो कंप्रेशन आगे चला जाता है तो जो पीछे एरिया बच जाता है वो खाली होता है। फिर वो कंप्रेशन और आगे चला जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसने आगे मूव तो करना है, तो ये पीछे वाले एरिया खाली। तो ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे साउंड ने एयर को कंप्रेस किया है। और ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो वेव्स है वो एक दूसरे से दूर है, मतलब एयर के पार्टिकल्स आगे चले गए तो ये जगह खाली सी हो गई या एक दूसरे के दरमियान स्पेस ज्यादा हो गया। एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए तो उस जगह को रियरफेक्शन कहते हैं, और जहां एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए तो उस जगह को कंप्रेशन कहा जाता है। और कंप्रेशन और रियरफेक्शन के जरिए जो भी साउंड क्रिएट होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इस टॉपिक को देख ले क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। A sound wave traveling through the air is an example of longitudinal wave. When a drummer beats a drum, the surface of the drum vibrates and creates a disturbance in the air beside it. जब एक ड्रमर ड्रम को बीट करेगा, ठीक है, आप ड्रम को जो है वो बीट करोगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो जो ड्रम का सरफेस है वो वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन एयर के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन ए पार्टिकुलर मीडियम। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को वेव कहा जाता है।
When the drum head moves to the left, it compresses the particles of air and create a compression. जब ड्रम हेड लेफ्ट वाले साइड पे मूव करेगा तो ये एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा और एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ये आप लोगों के सामने आ रहा है. When the drum head moves to the right, the particles of the air on the right move farther apart. और जब ड्रम हेड, देखिए बेटा ये ड्रम हेड गौर से देख लेना, वाइब्रेट करेगा ना तो एक दफा बाहर की तरफ आएगा और एक दफा ये अंदर की तरफ जाएगा. जब ये बाहर की तरफ आएगा तो कंप्रेशन, और जब ये अंदर की तरफ आएगा तो एयर के यहाँ पे जो करीब आ चुका था वो स्पेस्ड अपार्ट हो गया क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली, तो उस जगह रियरफेक्शन. So when the drum head moves to the right, the particles of the air on the right move farther apart, creating a rearfaction. These compression and rearfactions travel through the air as longitudinal waves. और एक और चीज भी आप लोगों को बता दूं जो सबसे बेस्ट है, वो क्या है? अगर आगे ना साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और आपको ये वाला टॉपिक याद ना हो तो बस आप सिर्फ ये पहली लाइन लिख लें. A sound wave traveling through the air is an example of longitudinal wave. सिर्फ ये लाइन लिख लेना और उसके बाद वो जो ऊपर आपको लोगों को मैंने निशान लगा दिया ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या चीज है, कंप्रेशन क्या है, रियरफेक्शन क्या है, वही सारा लिख दो, तब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर के हैं और लॉन्गिट्यूडनल क्या चीज है, तो उस लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन लिखो, कंप्रेशन लिख दो और रियरफेक्शन लिख दो, तब भी आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे. ठीक है, तो बेशक आप ये डेफिनेशन लिख के, ड्रम का एग्जांपल तो आप लोग अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो यार कि जब ड्रम को हम वाइब्रेट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा. जब ड्रम का जो सरफेस है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, और जब ड्रम का सरफेस राइट साइड पे आएगा मतलब अंदर की तरफ जाएगा तो रियरफेक्शन प्रोड्यूस होगी. जरूरी नहीं कि डायग्राम बनाओ. These compression and rearfactions travel through the air as longitudinal waves. और आखिर में ये लाइन लिख देना कि ये कंप्रेशन और रियरफेक्शन एज ए longitudinal waves एयर से ट्रेवल करते हुए हमारे कान तक पहुंच जाते हैं और हम उस ड्रम की साउंड को सुन लेते हैं. So when the disturbance in the air reaches our ear, we hear the sound of the drum. तो हमें ड्रम का साउंड सुनने को मिल जाता है. कितना इजी हो गया, शाबाश, वेल डन. ओके स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच एंड लाउडनेस. पिच और लाउडनेस को अक्सर बहुत से लोग एक ही चीज समझते हैं, हालांकि ये एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है. ठीक है, पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा लेता हूँ. इंट्रोडक्शन को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप लोग डायरेक्ट पिच से याद करेंगे, लेकिन मैं पढ़ाता इसलिए हूँ ताकि बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप हो तो याद करने में आसानी होती है. Every day we hear a great variety of sounds. We enjoy some sounds. Some sounds are undesirable. Sounds produced by radio, television and musical instruments are pleasant sounds. Sound produced by machines, traffic on a road are undesirable. How can we distinguish between the sounds? देखिए बेटा, हम रोजाना जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, कहीं सिनेमा जाए, टेलीविजन से गाना सुने, रेडियो से गाना सुने, कुछ आवाज़ें हमें अच्छी लगती है, और जब हम फैक्ट्री जाए मशीन की आवाज़, गाड़ियों की, ट्रैफिक की आवाज़, ये हमें बहुत बुरी लगती है. तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी आवाज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है? इसी को तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड. तो पिच एंड लाउडनेस हमें बताएगा कि कौन सी आवाज़ प्लेजेंट है और कौन सी आवाज़ अनप्लेजेंट है. ठीक है, कौन सी आवाज प्लेजेंट है और कौन सी आवाज अनप्लेजेंट है. तो पिच को देखे बेटा, द वॉइस ऑफ ए गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ ए बॉय. लड़की की आवाज को देखे वो श्रिल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, बारीक सा होता है, इसको कहते हैं श्रिल. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच. पिच की वजह से अ श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड, क्योंकि उस साउंड का पिच हाई है. whereas a less shrill sound is called a low pitch sound. और बॉयज की आवाज देख लो, उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि वो भी श्रिल है. अगर किसी लड़के की आवाज जो है ना वो श्रिल हो तो हम कहते हैं यार इसकी आवाज तो लड़कियों जैसी है,
इसका मतलब है वो लेस श्रिल होगा। क्यों? क्योंकि बॉय की आवाज तो ग्रेव होती है, ग्रेव, मोटी सी साउंड होती है, पता लग जाता है बॉय बोल रहा है। तो श्रिल का मतलब है वो बारीक आवाज, जिसकी पिच ज्यादा हो वो श्रिल साउंड है, जिसकी पिच कम हो वो ग्रेव साउंड कहलाता है, लेस श्रिल साउंड। ओके, सो पिच इज द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ ए साउंड। ये डिफिनेशन है कि क्या साउंड श्रिल है या ग्रेव है। श्रिल का मतलब लड़की वाली आवाज, ग्रेव का मतलब मर्दों वाली आवाज। सो दिस इज कॉल्ड पिच। कितना सिंपल है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगा। अब आप लोग मेरे साथ साथ याद कर लेंगे पिच, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, द वॉइस ऑफ ए गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ ए बॉय। पहला पॉइंट हो गया। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच। When there is a shrill sound, we can say that there is a high pitch. But simple. Pitch is the shrillness or graveness of the sound. Pitch या तो shrillness है या graveness है। Pitch depends on frequency. When there is more frequency, there will be more pitch. बस frequency ज्यादा होगी तो pitch. Loudness. Sometimes we need to shout in a louder voice. We have to use an extra energy. देखिए बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, आप खुद ही समझ जाएंगे। जब आप लोग क्लास में ना एक दूसरे से गप्पे लगा रहे होते हो तो वो आप स्लो स्लो लगा रहे होते हो ना, मतलब हल्का हल्का बोल लेते हो क्लास में एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब है लाउडनेस कम है। लेकिन जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो जोर जोर से पढ़ा रहा होता है ना, जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मेरे पड़ोस वाले भी मेरी आवाज सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी लाउडनेस ज्यादा है। Sometimes we need to shout in a louder voice. We have to use an extra energy. Loudness is related to the amplitude of a sound. Loudness का मतलब है sound का amplitude. Larger is the amplitude, louder will be the sound. जितना amplitude higher होगा, इतना sound louder होगा. Loudness help us to distinguish a soft sound from loud sound of the same frequency. फ्रीक्वेंसी सेम होगी, याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी यहां सेम रहेगी, लेकिन लाउडनेस से हमें पता चलेगा कि वो जो साउंड है वो सॉफ्ट है या लाउड है। तो ये लाउडनेस पे किस चीज पे डिपेंड करती है? ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या चीज है। अब गौर से देखना जरा मेरी, ये नॉर्मल पोजीशन है, ओके। जो बीच में डॉट्स लगे ना, इसको कहते हैं नॉर्मल पोजीशन। और ये ट्रफ है, ये नीचे जो बना है ये ट्रफ है, ऊपर जो बना है क्रेस्ट है। नॉर्मल पोजीशन और क्रेस्ट या ट्रफ के बीच ये जो हाइट है ना, इस हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि पेपर में आता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब नीचे देख लो, नीचे कितना नॉर्मल पोजीशन और हायर पोजीशन के दरमियान, लोअर हायर पोजीशन के दरमियान कम फासला है, ऊपर वाले में ज्यादा फासला है। इसका मतलब ऊपर वाले में पिच हाई है, एम्पलीट्यूड हाई है, तो जब एम्पलीट्यूड हाई है तो लाउडनेस ज्यादा, और नीचे वाले में एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम। तो व्हेन देयर इज मोर एम्पलीट्यूड, इसका मतलब मोर लाउडनेस। व्हेन देयर इज लो एम्पलीट्यूड, इट्स मीन लो लाउडनेस, ठीक है। अच्छा, मेकिंग साउंड्स और इसकी जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने पिच एंड लाउडनेस वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया। लाउडनेस को एक दफा दोबारा देख ले, मैं दोबारा समझा देता हूँ। Sometimes we need to shout in a louder voice. We have to use an extra energy. So loudness is related to amplitude of the sound. ठीक है, लाउडनेस की डेफिनेशन ये है कि लाउडनेस हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। बेशक फ्रीक्वेंसी सेम हो, फिर भी हम लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके तो ये लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। तो एक्सरसाइज के हमारे 3 सवाल कवर हो गए, 2 सवाल रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।